ये क्या हो गया, वास्तविक पार्ट, ये हमारा हो गया वास्तविक पार्ट, और ये पार्ट हो गया हमारा काल्पनिक पार्ट। मतलब किसी रियल नंबर में जो दो पार्ट हो गए हमारे पास, रियल पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट। अगर हम बात करेंगे रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट जो z है, तो उसको हम प्रदर्शित करेंगे x से। अच्छा, किससे प्रदर्शित करेंगे, x से। और जो इमेजिनरी पार्ट है किसका, z को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, yi से। ठीक है, ठीक है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये पूरा रियल पार्ट हो गया। अगर संख्या मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, अगर हमारी संख्या पूर्ण रूप से, अगर हमारी संख्या पूर्ण काल्पनिक संख्या है, अगर हमारी संख्या पूर्ण, यदि संख्या पूर्ण काल्पनिक है हमारी संख्या, अगर पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या है, तो वहां पे क्या, जो x है वो 0 हो जाएगा। तो z हमारा क्या हो जाएगा, हमारा z हो जाएगा, अगर संख्या हमारी पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या है तो उसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पूर्ण वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। और अब तक हम यही तो पढ़ते आ रहे थे, अब तक हम वास्तविक संख्याएं पढ़ते आ रहे थे। मतलब इससे क्या समझ में आया, हर नंबर में वास्तविक और काल्पनिक पार्ट होता है, हर नंबर में वास्तविक और काल्पनिक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। लेकिन जब काल्पनिक पार्ट हो उसमें वास्तविक पार्ट 0 होता है, और जो पूर्ण वास्तविक होती है उसमें काल्पनिक पार्ट 0 होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं ये संख्या लिखूं, मैं क्या संख्या लिखूं, 2i, ठीक है, इसका काल्पनिक पार्ट 0 है। अगर मैं संख्या लिखूं -3i, तो इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है। लेकिन मैं पूर्ण संख्या लिखूं, पूर्ण संख्या मतलब मान के चलो 4 लिखा है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। अगर कोई भी संख्या लिखता हूं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो हर संख्या को किसी भी, यहाँ पे हमारे पास जो ये संख्या है, ये संख्या किसके बराबर है, ये संख्या केवल 4 के बराबर है और ये संख्या 7 के बराबर है। तो हमने एक पूर्ण संख्या को काल्पनिक पार्ट में लिख दिया, सममित संख्या के फॉर्म में लिख दिया, एक पूर्ण संख्या को सममित संख्या के फॉर्म में लिख दिया, एक काल्पनिक संख्या को एक सममित संख्या के फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि हमको जब सममित संख्या के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमको रियल पार्ट की बात भी करनी है और काल्पनिक पार्ट की बात भी करनी है, दोनों को मिला के सममित संख्या बन रही है। ठीक है, अब तक आप रियल नंबर सिस्टम पढ़ते थे, मतलब जो नंबर पढ़ते थे वो वास्तविक नंबर पढ़ते थे। कौन से नंबर पढ़ते थे, वास्तविक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ लिया, कोई भी नंबर x प्लस yi की तरीके का नंबर होता है उसको हम बोलते हैं सममित संख्याएं। i आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। और i का मान क्या बताया था, i का मान ये बताया था। तो अगर पूर्ण काल्पनिक है, पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या है, तो हमारे पास इस तरीके का संरचना होगी। अगर पूर्ण रूप से वास्तविक संख्या है तो ये संरचना होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आई के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो अगर आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू मेरे पास है -√1, वो भी रूट के अंदर। आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू है मेरे पास
रूट के अंदर -1, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। और ये कब मिला? ये तब मिला जब हमने किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल निकाला और वो माइनस में आ गया। कब मिला आई? जब हमने किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल निकाला, वास्तविक संख्या का वर्गमूल निकाला, वो वर्गमूल किस में आ गया? माइनस में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको इस तरीके की संख्या के बारे में जानकारी अब तक नहीं थी। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर आता था, कुछ भी आता था, जो x आता था वो x हमेशा 0 से बड़ा ही आता था। हमको इस चीज की जानकारी थी, हमको ऐसे नंबर की जानकारी हमको नहीं थी। तो हमने हाई स्कूल पास किया, क्लास 11th में आए। 11th में आने के बाद हमने एक नई चीज सीखी कि अगर इस तरीके की संख्या आती है तो यहां से -1 निकालेंगे अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट को उसको कुछ नाम देना जरूरी था, क्योंकि नाम तो हमें देना ही पड़ेगा, नाम तो देना ही पड़ेगा। नाम दिया हमने आई। ठीक, तो आई को हम अंडर रूट -1 के रूप में जानेंगे। ठीक, आई को हम अंडर रूट -1 के रूप में जानेंगे। अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं तो देखो, ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे क्या मिला? आई स्क्वायर। भाई ये ऐसे ही तो होगा। ठीक है, या ऐसे लिख दिया जाए? हाँ, ठीक तो लिखा था मैंने। 2 से 2 कट गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है आई की पावर 8। आई की पावर 8 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आई की पावर 8 कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आई की पावर 8 कैलकुलेट कैसे करेंगे? आई की पावर 8 कैलकुलेट ऐसे करेंगे, हमको पता है आई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, और हमको पता है माइनस के ऊपर 4 पावर है, तो -1 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देगा? 1 देगा। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट हमको यहाँ पे यूज होंगे। लेकिन रुकिए, एक रिजल्ट तो ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया, एक चीज और, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मुझे आई की पावर 4 इक्वल टू, जब -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं मिलेगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब सेम क्वेश्चन, अगर मैं सेम क्वेश्चन को मैं अगर इसको ऐसे सॉल्व करता, इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता कि जो आई है, और मुझे पता है आई की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 आ जाता। तो अब तक कौन से 3 रिजल्ट हो चुके हैं? एक तो ये बात, तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, एक ये बात हो गई और एक ये बात हो गई। एक चीज और, क्या? अगर मैं यहाँ पे, ये मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, बीच वाले को मिटा रहा हूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -i। तो आप देखो, ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू आई रखेंगे, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब की वैल्यू -i। कैसे? देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, आई क्यूब, और ये तो आई है ही, ये तो आई है ही भाई। अगर मैं दोनों तरफ आई की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आई क्यूब आ जाएगा, ये -i आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन किस फॉर्म के आ सकते हैं? क्वेश्चन किस फॉर्म के आ सकते हैं? आइए कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए आ गया
आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आ गया, मान के चलो एक क्वेश्चन आपको करने के लिए आ गया, क्या 2 + i - 3i और 3 - 2i, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आ गया। ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, भाई ये तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना हमको आता है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4, 2 में इसका मल्टीप्लाई हुआ आया 6i, फिर 2i, इस i में इसका मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया -i², और ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, और ये यहाँ पे इस तरीके से वेट कर रहा है ब्रैकेट खुलने का। अब देखो 4 और ये देखो, ये तो आपस में 4i है, रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये -6i है, ये प्लस का 2i है, तो क्या माइनस का 4i नहीं होगा? अच्छा, जब मैं ये i की वैल्यू यहाँ पे -1 रख दूंगा तो क्या ये +3 नहीं हो जाएगा? तो इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा। अरे भाई ये जो -3i लिखा है, -3i² लिखा है, 3i² लिखा है, इसकी जगह मैं -1 रखूंगा, -1 रखूंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 4 + 3 आपस में जुड़ के 7 बना देंगे। क्लियर? अब दोबारा से ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21, 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा 14i, फिर -4 इसमें मल्टीप्लाई करेगा 12i, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 8i²। अब आप देखो 21 और ये दोबारा से माइनस होने पे आ गया, ये भाई दोबारा से माइनस होगा क्योंकि ये -8 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 13। ठीक भाई, ये -8 हो जाएगा, आई की जब i² की जगह -1 रखेंगे -8 हो जाएगा, -8 21 में से घट के क्या आ जाएगा 13। अच्छा, और ये यहाँ पे 14 और 12 क्या हो जाएगा 26i, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने 13 कॉमन ले लिया, लिख दिया 1 - 2i। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, कैसे? देखो ये आपको समझ में आ गया, तो अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमको हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1 + i/1 - i, और इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग कर देता हूं तो मामला मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर मतलब कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन आ गया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कि मामला बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, तो हमको इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो, क्योंकि मैं अगर i का स्क्वायर बना लेता हूं, तो अंश में, क्योंकि जैसे हम लोग क्लास 10th में जब हर में कोई परिमेय संख्या होती थी, तो उसको कुछ इस तरीके से गुणा करते थे, जिसको हम बोलते थे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करके वहां से अपरिमेय संख्या को हटा देते थे। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे 1 + i का गुणा कर देता हूं, तो अब आप देखो क्या आएगा, अंश में तो आएगा 1² - i², ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + i का स्क्वायर, जबकि इसके ऊपर 100
की पावर लगी हुई है ना। अब आप देखो, अब मैं इसको धीरे धीरे मिटाता हूं। तो जब मेरे पास इस तरीके की समीकरण बन गई तो देखो क्या हुआ, ये 1 है और माइनस जो आई स्क्वायर है उसकी जगह मैं रख दूंगा -1। समझ में आया? अच्छा, और ये कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसे ही रहेगा। और इसके ऊपर पावर चली आ रही है 100 की, इसके ऊपर पावर चली आ रही है 100 की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद क्या हुआ, ये 1 और ये 1। अब देखो 1 तो 1 रहा और ये आई स्क्वायर क्या हो गया -1, और ये क्या रहा मेरे पास 2i, और इसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है 100 की। ठीक है, नीचे तो 2 हो गया और ये 1 से -1 कट गया, क्या आ गया 2i। अच्छा, 2 से 2 कट गया, i की पावर 100, और हमको पता है i की पावर 100, i की पावर 4 इंटू 25, और i की पावर 4 क्या होता है, i की पावर 4 होता है 1, तो 1 की पावर 25। आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको i की पावर में सॉल्व करने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन i की पावर में सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी है। आई की वैल्यू तो क्या है, √-1, -1 की जगह जब भी अंडर में आप आई रख सकते हैं। अच्छा, आई क्यूब की जगह -i रखेंगे। आई की पावर 4 1 होता है, आई स्क्वायर की पावर 2 मतलब आई की पावर 2 -1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जब भी कभी बड़ी पावर आ जाए हम उसको 4 में ब्रेक करेंगे। मतलब क्या, मतलब ये है इसी पे मैं एक रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ, क्या वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, जैसे अगर मेरे पास मैं इसको मिटाता हूँ, आई की पावर मेरे पास अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, आई की पावर -499, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो देखो, मैं इसको या तो मैं क्या तरीका है, मैं इसकी पावर को पॉजिटिव बनाऊं, कर सकता हूं ऐसा, और फिर सॉल्व करूं, कैसे भी सॉल्व करता रहूं। ठीक है, और फिर मैं इसको कैसे किसी तरीके से लिखूं, मतलब चाहे ऊपर सॉल्व करूं चाहे नीचे सॉल्व करूं, है? ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है, और उसके बाद मैं इसमें आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया आई, और नीचे मिल गया आई की पावर 500। ठीक है, और मैं अगर आई की पावर 500 को 4 की फॉर्म में लिख लेता हूं, और मुझे पता है आई की पावर 4 क्या होता है, -1 की +1 होता है, तो ये तो 1 ही हो गया। आंसर आ गया आई। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, देखने में टफ लग रहा था, आंसर कितना आसान आया। अच्छा, ऐसे ही मान के चलो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया आई प्लस 1/i, आई 1/i। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ये तो आई रह जाएगा। अच्छा, मैं इसमें अगर ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आई लिखा है, ये क्या हो जाएगा -1 और आई। ठीक है,
और यहां से तो ये i माइनस आई बराबर 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब है मैथ्स में ये नहीं है कि आपको सवाल आता है, मैथ्स में ये बिल्कुल नहीं है। मैथ्स में पहले आप सवाल सीखें, कठिन क्वेश्चन लगाएं, फिर उसके बाद आप अपने समय को कम करें, आप अपने समय को कम करें और उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, हमारे एनडीए के एग्जाम में आएंगे, आईआईटी जेईई के एग्जाम में आएंगे, तो भी क्या हम इतना समय ले रहे होंगे? नहीं। तब हमको ये क्वेश्चन चुटकियों में करने हैं, चुटकियों में करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हो गए, तो जो कि आई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम हमेशा आई को, जब भी कोई चीज आ जाएगी तो आई को कैसे लिखेंगे? 4 की पावर यहाँ पे r, इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, इसमें लिखने की कोशिश करेंगे 4r। r क्या हो सकता है? r की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 0, 1, 2, 3। मतलब अगर 4 की पावर r 0 हुआ तब तो ये हो जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा? ये हमेशा 1 देगा हमको। ये अगर आ गया 4n+1 तो हमें क्या देगा? ये हमको देगा i। अगर हमको कट रहा है ये, अगर हमको यहाँ पे i की पावर 4n+2 मिल रहा है तो हमको क्या देगा? ये हमको देगा -1। और अगर i की पावर 4n+3 मिल रहा है तो हमको देगा ये -i। ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना आपको समझ में आना चाहिए। ये लिखा वही है, आप किसी भी वैल्यू के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई करके +-3 में याद नहीं करना है, क्योंकि याद करना मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, याद करना मैथ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमको दे दिया गया है i की पावर 1251, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको अगर 4 से भाग देता हूं, मैं 1251 को 4 से भाग देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 12 को, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, इसको भाग देता हूँ तो कितनी बार बन जाएगा? 1251 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1251 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1251 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे